नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के कुछ अ, अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इन तकनीकी चीज़ों को थोड़ा और अ, आसान बनाने की, समझने की। बिल्कुल। देखिए, तकनीक तो आजकल हर जगह है, तो ऐसे में सॉफ्टवेयर और ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी भी समझ होना काफ़ी फायदेमंद है। हम्म, ये हमें उन डिवाइसेस को जिनका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और इन नोट्स में परिभाषाएं हैं, टाइप्स हैं, उदाहरण है, एक अच्छी शुरुआत के लिए बढ़िया है ये। हाँ बिल्कुल। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। नोट्स में जैसे लिखा है डेटा मतलब कच्ची जानकारी इन्फॉर्मेशन यानी वो डेटा जिसका कोई मतलब निकले, प्रोसेस्ड डेटा। और प्रोग्राम्स, निर्देशों का सेट। पर इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है सॉफ्टवेयर। नोट्स कहते हैं कि ये किसी खास काम को करने के लिए बनाए गए प्रोग्रामों का एक कलेक्शन है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर कंप्यूटर की जान यही है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब सॉफ्टवेयर ही है जो उस बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है। हम्म, आप सोचिए, बिना सॉफ्टवेयर के आपका लैपटॉप या फोन क्या है? बस एक डिब्बा। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा। ये एक तरह से कंप्यूटर के अंदर काम का बंटवारा समझने जाता है। एक हिस्सा वो जो पूरी मशीन को संभालता है और दूसरा वो जो हमारे मतलब यूजर्स के खास काम आता है। ठीक है, तो पहले ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही देखते हैं। इसका मेन काम क्या है? नोट्स के हिसाब से ये दूसरे प्रोग्राम्स को चलने और डेवलप होने के लिए एक बेस, एक प्लेटफॉर्म देता है। हाँ, बेस। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है और सारे हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाता है। उदाहरण दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस। ये तो सच में सिस्टम की नींव लग रहे हैं। बायोस का नाम तो सुना है, पर ये करता क्या है असल में? हाँ, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर ऑन होते ही एकदम से एक्टिव हो जाता है। अच्छा। इसका काम है चेक करना कि सारे ज़रूरी हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, मेमोरी वगैरह ठीक से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं या नहीं। इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST। POST। हाँ, कभी कभी स्क्रीन पर लिखा आता है ये। बिल्कुल, वो यही होता है। ये टेस्ट पास होने के बाद बायोस फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेमोरी में मतलब रैम में लोड करने का प्रोसेस शुरू करता है। और क्योंकि ये इतना ज़रूरी है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक चिप में परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। परमानेंटली? हाँ, इसीलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। ये हार्डवेयर का ही हिस्सा बन जाता है एक तरह से। अच्छा, तो फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में ही एम्बेडेड है, रोम में यानी रीड ओनली मेमोरी में। नोट्स में एक और शब्द का जिक्र है, फ्रीवेयर। ये क्या चीज़ हुई? हाँ, फर्मवेयर का बेस्ट उदाहरण बायोस है। अब फ्रीवेयर, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त मिलता है, फ्री। आप डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, कोई पैसा नहीं देना। अच्छा। लेकिन हाँ, फ्रीवेयर के साथ आमतौर पर उसका सोर्स कोड नहीं मिलता। मतलब आप उसे अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते या ये नहीं देख सकते कि अंदर कोडिंग कैसे की गई है। बस इस्तेमाल के लिए फ्री है, मॉडिफाई करने के लिए नहीं। समझ गया। मतलब मुफ्त इस्तेमाल करो, पर अंदर झांकने या बदलने की आज़ादी नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये शायद वो वाले हैं जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खास तौर पर हम यूजर्स के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि हम कंप्यूटर पर अपने स्पेसिफिक काम कर सकें। नोट्स में भी यही लिखा है, जैसे कोई लेटर लिखना है, गाने सुनने हैं, फोटो एडिट करनी है या इंटरनेट चलाना है। हाँ हाँ। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है। और नोट्स में जो उदाहरण है वो तो बहुत जाने पहचाने हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, गूगल डॉक्स, वेब ब्राउजिंग के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, फोटो के लिए पिकासा, फोटोशॉप, वीडियो के लिए VLC प्लेयर, प्रेजेंटेशन के लिए पावरपॉइंट और हिसाब किताब के लिए एक्सेल। ये सब तो दिखाते हैं कि हम मतलब कितना ज्यादा निर्भर हैं इन पर अपने कामों के लिए। सही कहा। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए जरूरी है। अच्छा, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा नोट्स में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी जिक्र है। इनका रोल थोड़ा अलग है। यूटिलिटी? हाँ,
ये सीधे तौर पर हमारा कोई खास काम नहीं करते, जैसे लेटर लिखना या फोटो एडिट करना, बल्कि ये कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर चलाने, उसे ऑर्गेनाइज रखने और सिक्योर रखने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम के हेल्पर हो गए एक तरह से, जैसे नोट्स में उदाहरण है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डेटा बैकअप यूटिलिटी। बिल्कुल सही। एंटीवायरस हमारे सिस्टम को वायरस या मैलवेयर से बचाता है। बैकअप यूटिलिटी हमारी फाइलों की कॉपी बनाकर रखती है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो डेटा लॉस ना हो। डिस्क क्लीनअप टूल फालतू फाइलें हटाकर जगह बनाता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। पर्दे के पीछे रहकर सिस्टम को ठीक रखते हैं। बिल्कुल। सिस्टम की मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। छोटे लगते हैं पर काम बहुत बड़ा करते हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर के टाइप समझ लिए, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, फर्मवेयर, फ्रीवेयर भी। पर ये बनते कैसे हैं? यही पर शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रोल आता है। एग्जैक्टली। नोट्स कहते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पेशल भाषाएं हैं, जिनकी अपनी ग्रामर होती है, जिसे सिंटैक्स कहते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि यही वो भाषाएं हैं जिनके जरिए इंसान मतलब डेवलपर्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। नोट्स इन भाषाओं को दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल और हाई लेवल? हाँ, ये डिवीजन इस बात पर है कि भाषा कंप्यूटर के हार्डवेयर के कितनी करीब है या फिर इंसानी भाषा के कितनी करीब है। अच्छा, तो लो लेवल वाली कैसी होती है? लो लेवल भाषाएं मशीन यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत नजदीक होती हैं। इसमें दो तरह की बताई गई हैं नोट्स में। पहली है मशीन लैंग्वेज। ये सिर्फ 0 और 1 मतलब बाइनरी कोड में होती है। कंप्यूटर का प्रोसेसर इसे सीधे समझ सकता है, लेकिन इंसानों के लिए इसे लिखना या समझना लगभग नामुमकिन है। बाप रे, सिर्फ 0 और 1? मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है। इसमें बाइनरी कोड की जगह कुछ छोटे याद रखने लायक नाम मिमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऐड, मूव वगैरह। लेकिन इसे भी एक खास प्रोग्राम जिसे असेंबलर कहते हैं के जरिए मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है, तभी कंप्यूटर समझता है। ओके, तो ये भी काफी मुश्किल लगती है। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या है? हाई लेवल भाषाएं वो इंसानी भाषाओं जैसे इंग्लिश के ज्यादा करीब होती हैं। नोट्स में सी, C++, जावा, फोर्ट्रैन जैसे उदाहरण हैं। इन्हें लिखना, पढ़ना, समझना हम इंसानों के लिए कहीं ज्यादा आसान है। हाँ, ये नाम तो सुने हुए हैं। लेकिन कंप्यूटर इन्हें सीधे नहीं समझ सकता, तो इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अच्छा, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर इन्हें ट्रांसलेट करते हैं मशीन के लिए? हाँ, बिल्कुल। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके बदलता और चलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई लेवल भाषाओं ने सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान कर दिया। अरे बहुत ज्यादा। हाई लेवल भाषाओं का आना एक क्रांति जैसा था। इसने प्रोग्रामिंग को कई ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया। डेवलपर्स अब मुश्किल प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकते थे, बजाय इसके कि वो 0 और 1 में उलझे रहें। आज हम जो इतने तरह तरह के सॉफ्टवेयर देखते हैं, वो इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेजेस की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए, अब उस सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। नोट्स इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप बताते हैं और रिसोर्स कंट्रोलर भी कहते हैं। और ये यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस, मतलब एक पुल का काम करता है। जी। तो क्या इसे कंप्यूटर का मैनेजर कह सकते हैं? मैनेजर शब्द इसके लिए एकदम परफेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम सच में कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है। सारे रिसोर्सेज मतलब सब कुछ। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी यानी रैम का इस्तेमाल कैसे होगा, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मैनेजमेंट। फाइलें हार्ड डिस्क पर कैसे स्टोर होंगी, कैसे एक्सेस होंगी, फाइल मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस कैसे काम करेंगे, उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, डिवाइस मैनेजमेंट। अरे वाह! और भी बहुत कुछ। सिक्योरिटी का ध्यान रखना, कोई एरर आए तो उसे डिटेक्ट करना, हमारे दिए कमांड्स को समझना और उन्हें पूरा करना, कमांड इंटरप्रिटेशन, ये सब जिम्मेदारियां OS की ही हैं। इसी वजह से हम कंप्यूटर को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। कमाल है, ये तो सच में बहुत सारे काम संभालता है। नोट्स में कुछ जाने माने OS के उदाहरण भी हैं। सबसे पहले विंडोज। इसका तो इतिहास ही बहुत लंबा है। नोट्स में वर्जन 1.0 से 10 तक का जिक्र है। विंडोज तो खैर सबसे कॉमन है, डेस्कटॉप और लैपटॉप है। हाँ,
इसमें इनबिल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर बताया है और विंडोज 10 के लिए नोट्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर लिखा है। शायद वो एज होगा। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट एज ही होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब उतना इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, और कुछ बड़े काम के विंडोज शॉर्टकट भी दिए हैं, जैसे Win+E से फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, ये मैं यूज करता हूँ। Win+D से सीधे डेस्कटॉप दिखता है, ये भी बढ़िया है। और Alt+F4 से कोई भी एक्टिव सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। ये शॉर्टकट तो रोज के काम में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल, शॉर्टकट से काम काफी तेज हो जाता है। फिर है macOS, एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए। नोट्स कहते हैं 1984 में आया था और इसका ब्राउजर सफारी है। हाँ, macOS अपने डिजाइन, स्मूथ इंटरफेस और खासकर क्रिएटिव कामों के लिए काफी पॉपुलर है। मोबाइल की दुनिया में देखें तो एंड्रॉयड है, गूगल वाला, ओपन सोर्स। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स तो इसी पर चल रहे हैं। हाँ, एंड्रॉयड का ओपन सोर्स होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, सुधार सकता है। इसी वजह से एंड्रॉयड पर चलने वाले इतने अलग-अलग तरह के फोन और डिवाइस बाजार में हैं। ओपन सोर्स तो फिर लिनक्स का भी नाम है, ये भी ओपन सोर्स है और इसे बहुत सिक्योर माना जाता है। हाँ, लिनक्स खासकर सर्वर मार्केट में और डेवलपर्स के बीच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। बहुत से लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। और एक नाम यूनिक्स भी है, पुराना नाम यूनिक्स। यूनिक्स तो समझिए एक तरह से दादाजी हैं कई आधुनिक ओएस के। बहुत पुराना और प्रभावशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। लिनक्स और मैकओएस भी काफ़ी हद तक यूनिक्स से प्रेरित हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए कुछ बड़े नाम ओएस के। लेकिन नोट्स में ये भी है कि काम करने के तरीके के आधार पर भी ओएस के कई प्रकार होते हैं। ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि कंप्यूटिंग की ज़रूरतें कैसे वक्त के साथ बदली हैं और कैसे अलग-अलग तरह के काम के लिए अलग-अलग तरह के ओएस बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले जिक्र है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। बैच? हाँ, ये शुरुआती दिनों के ओएस थे। इनमें क्या होता था कि एक जैसे काम मतलब जॉब्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप यानी बैच बना लेते थे और फिर कंप्यूटर उस पूरे बैच को एक साथ चलाता था। यूजर का सीधे इंटरैक्शन नहीं होता था, जैसे बैंक में दिन भर के ट्रांजैक्शंस को रात में एक साथ प्रोसेस करना। अच्छा, ये तो काफी पुराना तरीका लगता है। इसके बाद आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम मेमोरी में लोड करके रखते थे। फायदा ये था कि जब एक प्रोग्राम किसी इनपुट आउटपुट काम का इंतजार कर रहा होता था, जैसे प्रिंटर का या डिस्क का, तो सीपीयू खाली नहीं बैठता था, वो फौरन दूसरे प्रोग्राम पर काम करने लगता था। इससे सीपीयू का इस्तेमाल बेहतर होने लगा। ये तो एफिशिएंट है। और आजकल जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? आजकल हम ज्यादातर टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। नोट्स में यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स को इसी में रखा गया है। इसमें सीपीयू का टाइम बहुत छोटे-छोटे हिस्सों मतलब टाइम स्लाइस में बांट दिया जाता है। टाइम स्लाइस? हाँ, और हर प्रोग्राम को बारी-बारी से बहुत थोड़े-थोड़े टाइम के लिए सीपीयू मिलता है। ये अदला बदली इतनी तेजी से होती है कि हमें लगता है जैसे सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। मल्टीटास्किंग इसी को कहते हैं। इससे सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिव लगता है। कमाल है, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और भी है? हाँ, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जिक्र है। इसमें एक ही कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू मतलब प्रोसेसर होते हैं। एक से ज्यादा दिमाग काम करते हैं एक साथ। इससे कंप्यूटर की ओवरऑल काम करने की स्पीड और क्षमता, जिसे थ्रूपुट कहते हैं, वो बढ़ जाती है। मतलब ज्यादा पावरफुल? हाँ, एक तरह से। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। रियल टाइम? हाँ, ये उन सिस्टम्स के लिए होते हैं जहां किसी काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन होती है और देरी बिल्कुल नहीं चल सकती, बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसके दो टाइप बताए हैं। सॉफ्ट रियल टाइम, जहां थोड़ी बहुत देरी चल जाए, जैसे डिजिटल कैमरा या मोबाइल। और दूसरा है हार्ड रियल टाइम। यहाँ टाइम पर काम होना बेहद जरूरी है। जरा सी भी देरी से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सोचिए, कार के एयरबैग खुलने में देरी हो जाए या एंटी लॉक ब्रेक लगने में। अरे हाँ, ये तो बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, ये हार्ड RTOS के उदाहरण है। ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। समझ गया। और आखिर में एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र है। हाँ, ये OS खास तौर पर नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों को मैनेज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये फाइल शेयरिंग,
प्रिंटर शेयरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, यूजर मैनेजमेंट जैसे काम आसान बनाते हैं। तो ये सारे प्रकार दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग जरूरत के हिसाब से अलग-अलग ओएस विकसित हुए हैं। सही है। अच्छा, नोट्स के आखिर में ना कंप्यूटर से जुड़े कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मतलब एब्रिविएशंस की एक लिस्ट भी है। काफी लंबी लिस्ट है वैसे। हाँ, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो तुमने बात भी की। फिर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, ये नेटवर्क वाले हो गए। हाँ, और ओएस, बायोस, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस भी हैं, पीडीएफ, जेपीजी, जीआईएफ। अरे बाप रे, कितने सारे हैं। तकनीक में इन शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत इस्तेमाल होता है ना। बिल्कुल होता है। और ये सारे एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस टेक्निकल भाषा का हिस्सा बन गए हैं। इन्हें जानने से ना टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में या कोई तकनीकी बातचीत समझने में आसानी होती है। हाँ, ये तो है। जैसे अगर मेमोरी की बात हो रही है तो रैम, रोम पता होना चाहिए। इंटरनेट की बात है तो HTTP, www, URL का मतलब समझना मददगार होता है। पूरी लिस्ट रटने की जरूरत शायद ना हो, पर जो कॉमन है या जो बार बार सामने आते हैं उनका मतलब पता होना अच्छा है। ये हमारी टेक्निकल लिटरेसी को बढ़ाता है। सही कहा। तो आज हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया की एक कह सकते हैं कि एक झलक देखी। हमने समझा कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके मेन टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ओएस, बायोस, फर्मवेयर आए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर को भी जाना। हाँ, फिर हमने देखा भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएं यूज होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल, और कैसे हाई लेवल भाषाओं ने ये काम आसान किया। बिल्कुल। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की अहम भूमिका को समझा, उसके काम क्या हैं, और कुछ मेन ओएस जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड पर बात की। साथ ही ओएस के अलग अलग प्रकार जैसे बैच, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, इनको भी समझा, और आखिर में कुछ कॉमन टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म्स देखे। उम्मीद है इस बातचीत से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ और क्लियर हुए होंगे। निश्चित रूप से। और देखिए, एक बात और है, सॉफ्टवेयर और ओएस ये लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। आज वो जिस तरह से पर्दे के पीछे रहकर हमारी पूरी डिजिटल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हैं, हमारी फाइलों को सेफ रखने से लेकर हमें दुनिया भर से कनेक्ट करने तक, ये अपने आप में कमाल की बात है। हाँ, ये तो है। हम बस इस्तेमाल करते हैं, पर पीछे कितना कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल। अब ये सोचने वाली बात है कि भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होंगे, खासकर तब जब हमारे सारे डिवाइस एक दूसरे से और ज्यादा कनेक्टेड होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का रोल और बढ़ता जाएगा। क्या OS और भी ज्यादा इनविजिबल हो जाएंगे और भी स्मार्ट? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में तकनीक हमें कहाँ ले जाएगी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। खैर, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं।